मैं तो मतलब इसका राम की नगरी में राम राज्य की होगी। अभी राम राज्य का इतना ही अर्थ पर्याप्त है कि अगर उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होकर निर्भयता प्राप्त कर ले तो मान लो राम राज्य आ गया। गरीब को भी अगर 2 समय रोटी मिलने लगे तो समझ लो राम राज्य आ गया। तो भी इन सब के बावजूद इस कलयुग में 21वीं शताब्दी में इतना ही राम राज्य समझ लो कि अगर हम कोई लगता है कि हमारे बच्चे का अपहरण नहीं होगा, हमारी ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती नहीं हड़पेगा, सरकारों की ज़मीन पर कोई बिल्डिंगें बनाकर मज़े नहीं लूटेगा, तो अगर इस प्रकार के संगठित अपराध न्यूनतम स्थिति में आ जाएं, बंद हो जाएं, तो मान लीजिए राम राज्य की एक स्टेज आ गई। वो हो गया है। वो इस छोटे से 5 फीट के खादी के भगवे रंग के कपड़ा पहनने वाले, कान में कुंडल रखने वाले, जिसके आगे योगी लगा है, उसने करके दिखा दिया। राम राज्य का राम की नगरी से क्या लेना देना भाई? राम राज्य का सीधा संबंध है मनुष्य के आचरण से। राम के राज्य में लोग झूठ नहीं बोलते थे। राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सगे भाई को भी दंड दिया। अभी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। बाकी राम राज्य एक बड़ी विशाल कल्पना है। ऐसा राजा जो अपने सगे भाई को भी दंड देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा राज परिवार जिसमें किसी को राज्य सत्ता से मोह नहीं है। राम को न मोह नहीं है तो लक्ष्मण को भी नहीं है। 2 भाइयों को नहीं है तो भरत को भी नहीं है। 3 भाइयों को नहीं है तो चौथे को भी नहीं है, वो भी दरवाजे पर सोता है। ऐसे भाइयों का, ऐसे मनुष्यों के समुदाय का समाज आएगा तो राम राज्य आएगा। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, चुनावी माहौल में पिछले कई महीनों से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आप तक इसके रंग पहुंचा रहे हैं। हमने हर जगह सुना कि लोगों का कहना है कि सुरक्षा बड़ी मुस्तैद है, इसलिए हमें इस बार फिर से सरकार वापस लानी है। हालांकि विपक्ष की आवाज़ भी रही, लेकिन 3 ऐसे कारण थे जिससे ऐसा लगा कि शायद इस सरकार की वापसी हो सकती है। पहली, सिक्योरिटी, सुरक्षा यानी लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, उनको लग रहा है कि हमारे जो खाने मिल रहे हैं और जिस तरह के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आने वाले समय में हमारे लिए रोज़गार के साधन बन सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो रही वो ये कि हिंदुत्व का जो परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है वो उन्हें बहुत भा रहा है और राम लला वापस अपने स्थान पे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये हर दिल को छू रहा है। आपको बताया कि 9 नवंबर 2019 को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने सिर्फ अयोध्या की ही नहीं बल्कि विश्व भर में जितने सनातनी थे उन सब के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। राम मंदिर पर फैसला आया और राम मंदिर निर्माण के लिए जो ऑर्डर हुआ उसके बाद अयोध्या की जो काया पलट हुई उसी पर हम बातचीत करेंगे। राम मंदिर हर सनातनी से जुड़ा हुआ है। मतलब राम मतलब भारत का दूसरा नाम और राम से हर सनातनी की पहचान है। लेकिन आजकल राम को धर्म से जोड़कर कहीं ना कहीं राजनीतिक उछाल जरूर की जाती है। आज 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो राम राजनीतिक गलियारों में हमेशा उनकी जो शोर है, उनके जो स्वर हैं वो सुनाई देते रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं और फिलहाल राम मंदिर न्यास के महासचिव हैं। सर, न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर को लेकर के हर किसी को इंतज़ार थी कि आखिर कितना डेवलपमेंट हुआ राम मंदिर पे, कहाँ तक काम पहुँचा है। ये हर कोई बार बार अयोध्या तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ भारत की ही नहीं बात करें, पूरे विश्व में अगर मेरी किसी से बात होती है तो कहती है अच्छा राम मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिनों में हो जाएगा। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उस इंतज़ार के लिए?
अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का एक चरण पूरा हो गया। एक चरण का अर्थ है नींव। ये सामान्य बिल्डिंगों की नींव नहीं है। बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बनती हैं, पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, उनके नीचे भी खंबे खड़े रहते हैं। जी। वैसे खंभों पर खड़ी रहने वाली नींव नहीं है। इस नींव की रचना भी इस ढंग की है कि कम से कम 1000 साल तक प्रकृति के सभी धक्के हमले सहती रहेगी। शायद इस नींव पर भूकंप का असर नहीं होगा। सरयू मैया में अगर कभी जल प्रलय हो गई, मुझे नहीं लगता कि इस नींव को वो कुछ कर पाएंगी। केदारनाथ में एक चट्टान ने मंदिर की रक्षा कर ली, तो एक बहुत विशाल मंदिर के क्षेत्रफल से दुगने से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में 14 मीटर गहराई तक, 14 मीटर का मतलब कम से कम 45 फीट होता है, और मंदिर के क्षेत्रफल से दुगने से भी अधिक क्षेत्र में एक चट्टान की ढलाई की गई है। मैंने शब्द प्रयोग चट्टान किया है, तो चट्टान में लोहा नहीं होता है, तो यहाँ भी ज़मीन में 1 ग्राम भी लोहा नहीं है। लोहे से मिली जुली रचना दीर्घायु नहीं होती। सीमेंट, कंक्रीट और लोहे को मिलाकर कोई अगर ढलाई की जाती है तो उसकी आयु निर्धारित हो गई, और ये दीर्घजीवी है। तो ये नींव का काम हुआ है, और इस काम को करने में लंबा समय लगा। 6 महीने तक रिसर्च होता रहा, और रिसर्च के आधार पर फिर क्रियान्वयन हुआ। उसको लगभग 13 महीने लगे या 12 महीने लगे। इस प्रकार 18 से 19 महीने में नींव बनकर तैयार हुई है। अजर अमर है वो। दूसरा फेज शुरू हो गया है। दूसरे फेज में इस नींव के ऊपर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर, ग्रेनाइट पत्थर, मंदिर का फर्श ऊंचा किया जा रहा है। ये फर्श 6.5 मीटर ऊंचा होगा। ये काम जनवरी के चौथे सप्ताह में शुरू कर दिया, जनवरी 2022। एक और काम शुरू किया है मंदिर के पश्चिमी दिशा में, जमीन में बहुत गहराई तक, ऐसा मान लीजिए लगभग 12 मीटर गहराई तक, 12 मीटर चौड़ी एक रिटेनिंग वॉल बनाना प्रारंभ कर दिया है। ये रिटेनिंग वॉल पानी के आक्रमण को रोकेगी, तो अंदर से मट्टी के कटाव और बहाव को भी रोकेगी। ये दोनों काम एक साथ शुरू हो गए, तो मंदिर का दूसरा फेज या चौथा पांचवा फेज, ये दोनों एक साथ शुरू कर दिए। दूसरा और चौथा पांचवा, और रिटेनिंग वॉल को तीसरा चौथा मान सकते हैं। अच्छा। तीसरा फेज तो मंदिर आएगा, उसके बाद रिटेनिंग वॉल आएगी, लेकिन कुछ काम साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा। तो रिटेनिंग वॉल का काम भी चल गया है, और मंदिर के फर्श का ऊंचा करना भी चल दिया है। तो मंदिर के फर्श का काम फेज 2 ये हो गया है, और बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, लोगों का ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि 2024 तक, तो क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर कहीं बाय द वे 2024 में सरकार नहीं आई तो कहीं मंदिर का काम अधूरा रहता है। 2024 तक तो मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा ना। ऐसे लोगों में आस्था है भगवान की तरफ। अगर आस्था है तो पूरा ही हो जाएगा। तो सरकार भी आएगी 2024। सरकार को इससे मत जोड़ो। सरकार अपने कामों से आएगी जी। सरकार अपने पुरुषार्थ से आएगी। सरकार ने दुनिया में हिंदुस्तान के सम्मान को 4 चांद लगाए हैं, इसलिए आएगी। इस सरकार ने हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की है, इसलिए आएगी। 70 साल के अंदर न जाने कितने लोगों की हत्या जिस जम्मू कश्मीर के कारण हो गई,
उस जम्मू कश्मीर की रक्षा इस सरकार ने की है, इसलिए सरकार आएगी। ये समाज मूर्खों का समाज नहीं है। ये तो 2024 की बात हो गई सरकार। 2022 में बार बार हम जब भी गए घूमने के लिए तो वहाँ पे चाहे राजनीतिक गलियारों से भी कोई राम मंदिर को पॉलिटिकल बता रहा है कि भाजपा राम मंदिर को का उपयोग कर रही है राजनीति के लिए, तो कई लोग जो है भाजपा के समर्थन में यही बोल रहे हैं कि जिसने राम को लाया है हम उन्हीं को लाएंगे। कई बार मुख्यमंत्री भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस चुनाव में आप ऐसा लगता है कि राम मंदिर बहुत ही प्रभावशाली मुद्दा रहा जिसकी जो एक वजह रहेगी सरकार की वापसी के लिए? देश का सम्मान है असली चीज। तो मंदिर हिंदुस्तान की इज्जत का प्रतीक है, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर हिंदुस्तान से गुलामी के कलंक को मिटाने की एक पहचान है। तो मंदिर के कारण कि हिंदुस्तान की सम्मान में वृद्धि हुई है, इसके कारण हिंदुस्तान के सम्मान को दरकिनार करके केवल मंदिर की चर्चा करने वाले लोग देश के बारे में इसका अर्थ सोचते नहीं है। परंतु मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हिंदुस्तान की इज्जत, समाज की रक्षा, पारदर्शिता, मेहनत, इनके कारण वोट देते हैं लोग। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर के सर कई बार अजीब तरह के बयान आते रहते हैं कि हिंदू नहीं, हिंदुत्व खराब है और हिंदुत्व से हिंदुस्तान खतरे में है। इस तरह के बयान आते रहते हैं विरोधी पार्टियों की तरफ से। हिंदू और हिंदुत्व को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे, और क्या ये विरोध में एक धर्म विशेष को, जो कि इस विश्व का जड़ माना जाता है जो धर्म, उसके ऊपर इस तरह के प्रहार को किस तरह से लेते हैं आप? राजनीतिक चुनाव के समय ऊल जलूल बातें करना एक फैशन होता है। ऊल जलूल बातों से कोई ना कोई तो प्रभावित हो ही जाता है। तो बस ये प्रभावित करने की बात। रात को घर में बैठकर वो भी सोचते होंगे आज हमने क्या कहा। लेकिन चुनाव के समय कही गई बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अच्छा। समाज को जब बाढ़ आती है तो पानी के साथ कूड़ा कचरा बहकर आ जाता है। तो चुनावी बाढ़ है। अच्छा। तो शब्दों का कूड़ा कचरा आ ही जाता है। अच्छा, अयोध्या में हमने देखा कि हमने जब ट्रेडर्स यूनियन से और दुकानदारों से बात की तो उनका ये तो कहना है कि हाँ हमारी ज़मीन जो है चली गई है। तो हमने बोला कि दुख तो हुआ होगा, अब तो नाराज़गी होगी क्योंकि आपकी दुकान कट गई है, ज़मीन कट गई है, सब लिए। तो उनका यही कहना है कि नहीं, जो राम को लाए हैं राम जी हमारी देखेंगे। अब इसे सिर्फ आस्था कहें या योगी पे विश्वास और सरकार पे विश्वास कहें कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद सरकार जब दोबारा आएगी तो हमारे जो चीज़ें गई हैं उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में हमको फ़ायदा होगा, हमारी रोजी रोटी बनी रहेगी। मुझे तो नहीं लगता किसी दुकान गई, किसी ने आपको गुमराह किया। नहीं, उन्होंने बोला कि हमारी ज़मीनें इतनी चली गई हैं लेकिन हम फिर भी बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि नहीं, मुआवजे मिले होंगे सब। किसी की ज़मीन किसी ने हथियाई नहीं है। नहीं, रोड चौड़ी करने में बता रहे थे कि अभी तो रोड चौड़ी क्या, कोई कुछ हुआ ही नहीं, एक भी दुकान नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब बेकार की बातें, मैं इसका उत्तर नहीं देता। देखिए, राम कहीं ना कहीं ये प्रतीक हैं हिंदुस्तान के, धर्म के नहीं, भारत के प्रतीक हैं। जब भारत को याद किया जाता है तो राम सबसे पहले हर किसी की ज़ुबान पे आते हैं। हमने देखा कि जब राम मंदिर पे फैसला आया था तो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके जश्न मनाए गए थे, खुशियां मनाई गई थी। आज राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के कायापलट की जो इंतज़ार है वो सिर्फ भारतीयों को नहीं है, विदेशों में बसे लोगों को भी है। ऐसे में भले कोई चुनावी मुद्दा बना रहा हो, लेकिन योगी जी पे इतना जो आघात होता है सर, सिर्फ उनके हिंदुत्व और भगवाधारी होने पे, यह सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हम सब देखें तो हिंदू हैं और भगवा को वो धर्म से जोड़ते हैं। राजनीति में भगवा को पहनना वो कहीं ना कहीं हिजाब से भी जोड़े।
कितना जायज़ मानते हैं और कितना ये फिजूल? अब चुनाव के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमले होते ही रहते हैं। कुछ भारत में लोकतंत्र ज़्यादा होने के कारण लोग सोचते हैं चाहे जो बोलने की हमको आज़ादी है। भगवान ने चाहा तो चाहे जब बोलने की आज़ादी भी समाप्त हो जाएगी, चिंता न करिए। सबको अनुशासन में ही रहना होगा। जी वाणी का भी एक संयम चाहिए, जी वाणी का संयम चाहिए। आप आज़ादी के नाम पर चाहे जो नहीं बोल सकते, जी नंगे होकर चाहे जहाँ नहीं नाच सकते, जी शराब पीकर सड़कों पर बदतमीजी नहीं कर सकते। आज़ादी का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये जो गपलप्पाजी है, काल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनाव में सुधार हो रहे हैं। इस बार बिना रैलियों के चुनाव हो गया, जी हो गया ना। तो भाषण करने के, भड़ास निकालने के बहुत सारे रास्ते बंद हो गए। जी चिंता न करिए, आगे और ठीक हो जाएगा, संयम हो जाएगा सबको भाषा का। चलिए, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बोलने दो लोगों को। ये चंपत राय जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि संयम हर चीज़ पे ज़रूरी है और इस संयम के साथ ही आने वाले दिनों में काफ़ी काया पलट भी अपनी होगी। नीतियाँ बोलिए, उल्टी सीधी बात क्यों बोलते हो? अपनी नीतियाँ बोलिए। ओवैसी को कितना सीरियसली लेते हैं? देश भी सीरियस नहीं लेता। देश को भी एक जॉली फेलो चाहिए। जॉली फेलो को हिंदी में जोकर कहते हैं। तो एक जॉली फेलो तो हर एक को चाहिए, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन नीतियाँ बोलनी चाहिए। अखिलेश यादव? अरे सब एक जैसे है ना, नीतियाँ बोलिए। आपने पहले कौन से अच्छे काम किए जिसकी जनता प्रशंसा करे? सरकार का काम नीतियों को ठीक करना है। वैसे अखिलेश यादव राम मंदिर की बातें आजकल करते हैं। छोड़िए, मुझे कोई चर्चा, मैं व्यक्तिगत कोई बात नहीं करूँगा। मुलायम सिंह यादव की नीतियों की व्यक्तिगत हो गया, वो व्यक्तिगत हो गया। अयोध्या कितना स्मार्ट सिटी बनने वाला है भविष्य में? ये तो सरकार बताए, मैं क्या बताऊँ? मैं तो नहीं बनाने वाला। मैं तो वैसे इसका राम की नगरी में राम राज्य की होगी। राम राज्य का राम की नगरी से क्या लेना देना भाई? राम राज्य का सीधा संबंध है मनुष्य के आचरण से। राम के राज्य में लोग झूठ नहीं बोलते थे। राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सगे भाई को भी दंड दिया। अभी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए अभी राम राज्य का इतना ही अर्थ पर्याप्त है कि अगर उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होकर निर्भयता प्राप्त कर ले तो मान लो राम राज्य आ गया। गरीब को भी अगर 2 समय रोटी मिलने लगे तो समझ लो राम राज्य आ गया। बाकी राम राज्य एक बड़ी विशाल कल्पना है। ऐसा राजा जो अपने सगे भाई को भी दंड देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा राज परिवार जिसमें किसी को राज्य सत्ता से मोह नहीं है। राम को न मोह नहीं है तो लक्ष्मण को भी नहीं है। 2 भाइयों को नहीं है तो भरत को भी नहीं है। 3 भाइयों को नहीं है तो चौथे को भी नहीं है, वो भी दरवाजे पर सोता है। ऐसे भाइयों का, ऐसे मनुष्यों के समुदाय का समाज आएगा तो राम राज्य आएगा। तो भी इन सब के बावजूद इस कलयुग में 21वीं शताब्दी में इतना ही राम राज्य समझ लो कि अगर हम कोई लगता है कि हमारे बच्चे का अपहरण नहीं होगा, हमारी ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती नहीं हड़पेगा, सरकारों की ज़मीन पर कोई बिल्डिंगें बनाकर मज़े नहीं लूटेगा, तो अगर इस प्रकार के संगठित अपराध न्यूनतम स्थिति में आ जाएं, बंद हो जाएं, तो मान लीजिए राम राज्य की एक स्टेज आ गई। वो हो गया है। वो इस छोटे से 5 फीट के खादी के भगवे रंग के कपड़ा पहनने वाले, कान में कुंडल रखने वाले, जिसके आगे योगी लगा है, उसने करके दिखा दिया। स्टार्ट तो कर दिया है, इसे डिनाई नहीं कर सकते। और जो राजा रक्षा करता है वही राजा बनने के लिए योग्य है।
तो चंपत राय जी का कहना है कि जो रक्षा करे वही राजा के योग्य है, और अगर आप बेखौफ होकर सड़कों पे निकल रहे हैं, आपकी महिलाएं सुरक्षित हैं, ज़मीन जाने का डर नहीं है, 2 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, तो यही एक परिभाषा है राम राज्य की। और अयोध्या की काया पलट जो हो रही है उस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। हमारे साथ इस तरह की जानकारियों के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये अयोध्या से न्यूज़ अड्डा पे चंपत राय जी हमारे साथ थे, जिन्होंने मंदिर के निर्माण की तो विस्तृत जानकारी दी ही, साथ ही राजनीतिक बदलाव में राम राज्य की क्या परिकल्पना हो सकती है इसे भी समझाया और बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।